हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट पढ़ने वाले हैं। ये किस साइंटिस्ट के बारे में है? ये है बच्चों रिचर्ड एब्राइट के बारे में, जिन्होंने बटरफ्लाइज के प्रति अपने प्यार को साइंस से जोड़ा और एक नई ही दुनिया खोली। Richard Ebright has received the Searle Scholar Award and the Shearing-Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology. तो बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उनको सर्ल स्कॉलर अवार्ड और शेरिंग प्लो अवार्ड्स मिले थे। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज के प्रति उनका प्यार ही था दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, जिन्होंने साइंस के प्रति साइंस के जुड़ी हुई एक नई ही दुनिया उनके सामने खोल दी। At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world. 22 साल की उम्र में एक स्काउट ऑफ द ईयर रहे रिचर्ड एब्राइट ने जो वैज्ञानिक दुनिया थी उसमें अपना नया सिद्धांत विद न्यू थ्योरी, अपने नए सिद्धांत के साथ उन सबको चौंका दिया। कौन सा सिद्धांत? ऑन हाउ सेल्स वर्क, कोशिकाएं किस तरह काम करती हैं। Richard S. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। उसमें उन्होंने अपने कॉलेज में रूममेट के साथ, अपने कॉलेज के साथी के साथ मिलकर अपने इस सिद्धांत को एक्सप्लेन किया। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। ऐसा पहली बार था, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल। जर्नल का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का लेख जो अखबार में छपता है उसे हम जर्नल कहते हैं। तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इतना ज़्यादा मुख्य जो वैज्ञानिक आर्टिकल था, वैज्ञानिक लेख था, वो पहली बार किसी कॉलेज स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया था और उसे न्यूज़पेपर में छापा गया था। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन इन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। मतलब अगर इसे खेल की भाषा में कहें तो ये तो उस तरह था जिस तरह से 15 साल की उम्र में बड़ी बड़ी लीग्स में कोई शामिल हो जाता है और अपने बैट से हिट करके कोई होम रन कर देता है। बेसबॉल में तो बेसबॉल का मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये बेसबॉल का जब ग्राउंड होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो बैट्समैन होता है वो यहाँ होता है। वो जब बैट मारता है, एक उसने हिट किया बॉल को, और उसके बाद अगर वो चारों चक्कर लगाकर पूरी तरह से बॉलर के यहाँ पहुँचने तक या बॉल के यहाँ पर हिट करने से पहले अगर वो पहुँच जाता है तो उसको होम रन कहते हैं। तो ये उसी प्रकार से था कि अगर किसी ने पहली ही बॉल में होम रन कर दिया हो। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। ये रिचर्ड एब्राइट के लिए ये पहली बार था। जितनी भी उन्होंने अचीवमेंट्स की, जितनी भी उन्होंने साइंस के और दूसरे क्षेत्रों में जितनी भी उन्होंने उपलब्धियां हासिल की थी ना, उसमें उस रिचर्ड एब्राइट के लिए ये पहली बार था। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सब सिर्फ तितलियों के कारण स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था। एन ओनली चाइल्ड, एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया। सिर्फ वो अकेले बच्चे थे अपने माँ बाप के। तो एब्राइट कहाँ पले बड़े? नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया। ये एक जगह का नाम है। पेंसिल्वेनिया में एक रीडिंग नाम की जगह है, उसके उत्तर में कहीं वो पले बड़े थे। देयर वॉजेंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। उन्होंने कहा देयर वॉजेंट मच आई कुड डू देयर, वहां पर ज्यादा कुछ नहीं था जो मैं कर सकता था। आई सर्टनली कुडेंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद टीम ऑफ वन, क्योंकि वो अकेले ही थे, उनके पास कोई भाई बहन नहीं था। तो मैं फुटबॉल या बेसबॉल तो खेल ही नहीं सकता था क्योंकि मेरी टीम में सिर्फ एक ही इंसान होता। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। लेकिन एक चीज जरूर थी जो मैं कर सकता था, और वो था चीजें इकट्ठा करना। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। सो ही डिड, एंड डिड ही एवर, तो उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने हमेशा ही ऐसा किया। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, नर्सरी में शुरुआत करते समय, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। एब्राइट ने तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया उसी दृढ़ निश्चय के साथ जिन्होंने उनकी आगे की सारी कार्यविधियों को, कार्यकलापों को, जितने भी काम उन्होंने किए उन सबको आगे मार्क किया, यानी कि वो उसी से जुड़ी हुई थी। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। उन्होंने
चट्टानों के टुकड़े, जीवाश्मों के टुकड़े और सिक्के भी इकट्ठे किए। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग एट नाइट। कभी कभी वो एक बहुत ही ज्यादा सीखने वाले और बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चय से भरे हुए एस्ट्रोनॉमर यानी कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी बन जाते थे जब वो रात को तारों को देखा करते थे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। बेटा, यहाँ ड्राइविंग का मतलब कार ड्राइव करने से नहीं है। यहाँ ड्राइविंग का मतलब है कि शुरू से ही उनकी एक ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी, यानी कि उनके पास तेज दिमाग तो था ही, लेकिन उनके अंदर जो उत्सुकता थी हर चीज को जानने की कि ये काम कैसे होता है, इसे क्या क्या छुपा है इसके पीछे, इसका क्या रहस्य है। तो एक उत्सुकता होती है ना हर चीज को जानने की, तो वो उनमें उत्सुकता थी, तो उसे कहते हैं ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, जो बढ़ती जाती थी। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उनकी जो माँ थी उन्होंने भी उनको हमेशा सीखने और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स। वो उन्हें यात्रा पर ले गई, ट्रिप्स घुमाने फिराने ले गई। बॉट हिम टेलीस्कोप्स। बॉट मतलब खरीद कर दिया। उन्होंने उन्हें क्या क्या खरीद कर दिया? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स। बहुत सारे औजार, वहां पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टूल्स। हेल्प्ड हिम इन मेनी अदर वेज, जिन्होंने उन्हें कई तरीके से मदद की। I was his only companion until he started school, his mother said. उनकी माँ ने कहा कि सिर्फ मैं ही उसकी साथी थी जब तक उसने स्कूल शुरू नहीं किया था। Until he started school, जब तक उसने स्कूल शुरू नहीं किया था। I was his only companion. Companion होता है साथी, तो सिर्फ मैं ही उसकी साथी थी। After that, I would bring home friends for him. उसके बाद मैं उसके घर पर दोस्तों को लाने लगी। बट एट नाइट, लेकिन रात में, वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। लेकिन रात में हम साथ में चीजें किया करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड। जब रिची तीसरी क्लास में था तो उसके फादर की, यानी कि रिची के जो फादर थे, उनकी डेथ हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद रिची ही मेरी पूरी जिंदगी था। She and her son spent almost every evening at the dining room table. वो और उनका बेटा जो था रिची, spent मतलब बिताया, almost every evening, हर शाम वो डाइनिंग रूम टेबल पर ही बिताते थे। If he didn't have things to do, अगर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, I found work for him. Found मतलब ढूंढा, तो मैं उसके लिए काम ढूंढ लेती थी। Not physical work but learning things. कोई फिजिकल काम नहीं, यहाँ जाना वहां जाना, कुछ उठाना नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, कुछ सीखने के लिए चीजें, ऐसी चीजें ढूंढती थी जिससे वो कुछ सीख सके। हिज मदर सेड, उनकी माँ ने कहा, ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न। उसे ये पसंद आया है। लाइक का मतलब पसंद आना। ही लाइक्ड इट, उसे ये पसंद आया। ही वांटेड टू लर्न, वो सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल्स। उसने स्कूल में बहुत अच्छे ग्रेड्स प्राप्त किए। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। उनकी माँ ने यह भी कहा कि रोजमर्रा की चीजों में वो दूसरे बच्चों जैसा ही था। बाय द टाइम ही वॉज इन 2nd ग्रेड, जब वो दूसरी कक्षा में आए, ए ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाईज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। तो उनके घर के आसपास, उनके एरिया के आसपास जो भी 25 प्रकार की, 25 प्रजाति की तितलियां पाई जाती थी, वो सब उन्होंने इकट्ठी कर ली थी। यहाँ इन्होंने प्रजातियों का वर्णन किया है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टेड, ही सेड। अब पूरी की पूरी 25 ही प्रजातियां उनके घर के आसपास पाई जाती थी, वो सारी उन्होंने इकट्ठी कर ली थी। तो उन्होंने कहा, दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, यानी कि यहाँ पर इस क्षेत्र में तो मेरे बटरफ्लाई इकट्ठे करने का, तितलियां इकट्ठे करने का जो है वो काम खत्म हो जाता है। बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक, पर फिर मेरी माँ ने मुझे एक बच्चों की किताब ला कर दी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10th, यानी कि मोनार्क 10th की यात्रा। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाईज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। उस बुक में ये बताया गया था कि जो मोनार्क तितलियां होती हैं वो किस तरह से सेंट्रल अमेरिका में, यानी कि
केंद्रीय जो अमेरिका होता है, केंद्र में जो अमेरिका होता है, सेंट्रल अमेरिका, वहां किस प्रकार से प्रवास करती हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। माइग्रेट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, तो माइग्रेट करती हैं सेंट्रल अमेरिका की तरफ। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, जिसने क्या किया कि साइंस की एक अलग ही दुनिया, उस ईगर होता है जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो यंग कलेक्टर, और वो छोटे थे तो जो कलेक्ट करते रहते थे और वो सीखने की इच्छा रखते थे, उनके लिए साइंस की, विज्ञान की नई ही दुनिया खोल दी। ये देखिए, ये होती है आपकी मोनार्क फ्लाइज, मोनार्क बटरफ्लाइज, ऐसी होती है मोनार्क तितली। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. बुक के अंत में, जो वो बुक पढ़ रहे थे, बुक के अंत में रीडर्स, जो बुक पढ़ने वाले हैं, उनको इनवाइट किया जाता था टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस, कि आए और जो तितलियां हैं प्रवास करती हैं यहाँ से वहां, उसके बारे में पढ़ें और मदद करें। They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart. उनसे कहा गया था कि वो बटरफ्लाइज को टैग कर दें। टैग करने का मतलब ये होता है कि उन पर कोई चिन्ह लगा दें, कोई पेपर चिपका दें, इस तरह से उसे टैग कर दें ताकि उसमें रिसर्च की जा सके। और रिसर्च कौन कर रहे थे? डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। वो कहाँ के प्रोफेसर, डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे वो, कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा में। ए ब्राइड्स मदर रोट टू डॉक्टर उर्कहार्ट, ए ब्राइड की माँ ने डॉक्टर उर्कहार्ट को पत्र लिखा। एंड सून ए ब्राइड वॉज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स, और जल्दी ही जो एब्राइड थे वो लाइट एडेसिव टैग्स जो होते हैं, जो स्मॉल पीस ऑफ पेपर होता है, जो उस जिस सतह पर आप उसको लगाते हैं वो वहां पर चिपक जाता है, तो जो मोनार्क तितलियां थी उनके पंखों पर वो उन टैग्स को चिपका देते थे। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. जिस किसी को भी वो टैग लगी हुई, जो वो पेपर लगी हुई बटरफ्लाई तितली मिलती थी, उसे कहा जाता था कि वो उस तितली को, उस टैग को डॉक्टर उर्कहार्ट को दे दे। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks in late summer. जाती हुई गर्मियों में जो तितलियां इकट्ठे करने का जो सीजन होता था, जो मौसम होता था, रीडिंग जो जहां पर वो एब्राइट रहा करते थे, उस एरिया के आसपास तितलियां इकट्ठे करने का जो सीजन होता था वो सिर्फ 6 हफ्ते तक चलता था। इफ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मैनी, अगर आप उन्हें एक एक करके पीछा करेंगे और इकट्ठा करेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो ज्यादा नहीं पकड़ पाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ए ब्राइड वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो ए ब्राइड के लिए अगला कदम क्या था कि रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, जो तितलियों का ग्रुप होता है उसको, एक पूरे ग्रुप को नाम दे दिया जाता है जिसे फ्लॉक कहते हैं, और रेज होता है पालना। तो उन्होंने क्या सोचा, अब अगला कदम क्या करा उन्होंने कि वो एक तितली के एक ग्रुप को पूरा पालेंगे। तो वो कैसे करते थे? ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, वो एक मादा मोनार्क को पकड़ते थे, टेक और एग्स, उसके अंडों को लेकर, एंड raise them in the basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. वो एक मादा मोनार्क को पकड़ते थे, उसके बाद उसके अंडे लेते थे और उसको अपने जो बेसमेंट था, अपनी लैब जो थी, उसमें उसकी पूरी लाइफ साइकिल में, पूरे जीवन पर्यंत उसको पालते थे। यानी कि अंडे से जब कैटरपिलर बनता था, उसके बाद प्यूपा बनता था और उसके बाद पूरी तितली बन जाती थी। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स, उसके बाद वो उन तितलियों के पंखों को टैग कर देते थे, उस पर चिपका देते थे पेपर, एंड लेट देम गो, उसके बाद उन्हें जाने देते थे। फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक, हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आप जानते हैं बच्चों, विकास। तो कई साल तक उनके बेसमेंट में हजारों प्रकार की मोनार्क तितलियां जी थी, वो पाली जाती थी और उनकी स्टडी की जाती थी, उनका अध्ययन किया जाता था विकास के डिफरेंट पथों पर, यानी कि किस तरह से उनका डेवलपमेंट, उनका विकास किस तरह से हो रहा है, उसको स्टडी किया जाता था। इसका आगे का चैप्टर, इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गो स्टडी एंड कीप इट अप।